हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको मोमेंट एरिया मेथड और कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, तो आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या होगा? आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो होगा मोमेंट एरिया मेथड आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो होगा मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कंजुगेट बीम के बारे में। कंजुगेट बीम मेथड। तो पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट एरिया मेथड, फिर हम पढ़ेंगे कंजुगेट बीम मेथड। तो स्टूडेंट्स, पहले मोमेंट एरिया मेथड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो मोमेंट एरिया मेथड मोमेंट एरिया मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब भी हमको डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना हो कैंटिलीवर बीम में। जैसे कि आप जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन और मूवमेंट निकालने के लिए और भी हम लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसके लास्ट क्लास में आपने इस्तेमाल किया होगा डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड क्योंकि बहुत लेंदी होता है, तो क्योंकि डबल इंटीग्रेशन मेथड बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसी कारण से जब हमको कैंटिलीवर बीम पे, यानी कि जब भी हमको कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस करना होगा, कैंटिलीवर बीम में जब भी हमको स्लोप यानी कि थीटा और डिफ्लेक्शन यानी कि डेल्टा हमको निकालना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे मोमेंट एरिया मेथड का। और मोमेंट एरिया मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? कंजुगेट बीम मेथड है। ठीक है, कंजुगेट बीम मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं? कंजुगेट बीम मेथड का इस्तेमाल हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो कंजुगेट बीम का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कंजुगेट बीम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड में क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं, यानी कि थीटा, और क्या निकालते हैं? डिफ्लेक्शन निकालते हैं। स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजुगेट बीम मेथड का। कहां पर? जब सिंपली सपोर्टेड पे हमको काम करना हो। मोमेंट एरिया का कहां इस्तेमाल करेंगे? मोमेंट एरिया मेथड हम लोग तब लगाएंगे जब हम लोग कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस करेंगे और इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना हो। आप बोलिए, पूछिएगा कि नहीं सर हम हम मोमेंट एरिया मेथड को क्या हम सिंपली सपोर्टेड में लगा सकते हैं? फिर जाके वही चीज हो जाएगा जैसे डबल इंटीग्रेशन लेंथी हो जाता है, सेम यहाँ भी यही चीज होगा, ये भी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसी कारण से हम उसको अवॉइड करने के लिए क्विक मेथड के इस्तेमाल में हम लोग कंजुगेट बीम निकालते हैं और रिजल्ट जबकि दोनों में सेम आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि मोमेंट एरिया मेथड का जो एक और नाम है, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज मोर्स थ्योरम, इसको हम लोग मोर्स थ्योरम भी कहते हैं। मोमेंट एरिया को हम लोग मोर्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मोमेंट एरिया मेथड पे आते हैं कि मोमेंट एरिया मेथड का स्टेटमेंट क्या था। मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड का क्या है? तो पहले क्या है कि मोमेंट एरिया मेथड, जैसे कि मैंने पिछला वीक जस्ट अभी मैंने बताया है कि ये डिफ्लेक्शन निकालते हैं किसमें? हम लोग इससे बीम और कैंटिलीवर से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन निकालते हैं बीम और कॉलम से, बीम और कैंटिलीवर में हम लोग इसमें निकालते हैं डिफ्लेक्शन किस चीज का? बीम्स का एंड कैंटिलीवर्स का। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड लगाते हैं किसके लिए? बीम और कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। अब इसका जो थ्योरम है, जैसे कि इसको कहते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑल्सो known as
मोर्स थ्योरम, इसको मोर्स थ्योरम भी कहते हैं। अब मोर्स का पहला थ्योरम क्या है? तो मोर्स थ्योरम 1। तो पहला थ्योरम क्या है मोर्स का? तो पहला थ्योरम कहता है इट स्टेट्स दैट the change of slope between any 2 points, the change of slope between any 2 points on an elastic curve, is equal to the net area of bending moment diagram between these points divided by EI। ठीक है, तो मोड का थ्योरम पहला थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको यही स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि मोड का पहला थ्योरम कहता है कि इट स्टेट्स दैट द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट, द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन एन इलास्टिक कर्व is equal to the net area of the bending moment diagram between these 2 points divided by the EI। अगर सरल भाषा में कहेंगे तो सरल सिंपल भाषा में अगर आप समझिएगा तो मान लीजिए कि ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है ए और बी। इस कैंटिलीवर बीम का अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। जब इसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है P, तो और इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है आपको L, बीम का लेंथ है L और इस पे एक लोड लग रहा है इसके फ्री एंड पे कितना P। तो इसके जो फिक्स्ड एंड है यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे जो मूवमेंट आ रहा है वो क्या कितना आ रहा है? P इंटू L। ठीक है, अब ये आपका होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हुआ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जो आप इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जब आप EI से डिवाइड करते हैं, EI क्या है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये आपको जो डायग्राम जो मिलता है सेम डायग्राम होगा, जस्ट एज इट इज होगा, ऊपर वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ही सेम डायग्राम होगा, बस इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? PL बाय EI। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं M बाय EI डायग्राम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे M बाय EI डायग्राम। तो क्या बोलते हैं कि ये क्या होगा? M बाय EI डायग्राम होगा। इसको कहेंगे क्या? बेंडिंग मोमेंट बाय EI डायग्राम या M बाय EI डायग्राम कहते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि एक बीम है AB, हम कैंटिलीवर बीम माने हैं AB, उस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P। ठीक है, उस पॉइंट लोड के कारण जो फिक्स्ड एंड है, उस फिक्स्ड एंड पे एक मोमेंट जनरेट हो रहा है। वो मोमेंट क्या होगा? P इंटू L, जो भी लोड लग रहा है फ्री एंड पे वो इंटू जो भी लेंथ है बीम का वो उसके फिक्स्ड एंड पे आया मोमेंट। इस मोमेंट डायग्राम का जब हम डिवाइड करते, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जब हम डिवाइड करते हैं EI से यानी कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से, तब हमको मिलता है M बाय EI डायग्राम। तो मोस्ट कहता है कि अगर आपको स्लोप निकालना है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, मान लेते हैं कि आपको स्लोप निकालना है A और B के बीच में, आपको A और B के बीच में निकालना है और आपको क्या कहाँ स्लोप निकालना है कि आपका यहाँ B पे कितना स्लोप बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी इसका एरिया होगा वो एरिया निकाल लीजिएगा, यानी कि इन 2 पॉइंट के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया जो होगा इस डायग्राम का, ये आपको क्या देगा? ये स्लोप देगा किसके बीच के बीच में? ये स्लोप देगा आपको थीटा B और थीटा A के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को कीजिएगा तो थीटा B माइनस ऑफ थीटा A। ठीक है, थीटा B क्या होगा इस B पॉइंट का और A कहाँ होगा? A पॉइंट पे। तो थीटा B माइनस थीटा A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ M बाय EI डायग्राम।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोर्स का पहला थ्योरम। अब मोर्स का सेकंड थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। अब मोर्स का सेकंड थ्योरम का बात करते हैं हम लोग। मोर्स का सेकंड थ्योरम, तो मोर्स का सेकंड थ्योरम कहता है इट स्टेट्स दैट, मोर्स का सेकंड थ्योरम कहता है इट स्टेट्स दैट the intercept taken on a vertical reference line of tangents at any 2 point on an elastic curve is equal to the moment of the bending moment diagram between these point about the reference line divided by EI। ठीक है, तो मोर्स का सेकंड थ्योरम क्या कहता है? मोर्स का सेकंड थ्योरम कहता है कि जो भी आपका पिछले डायग्राम में मेरा ये एम बाई ई आई डायग्राम बना था, इस एम बाई ई आई डायग्राम का जब आप इसके फ्री एंड के अबाउट, जब इस एम बाई ई आई डायग्राम के इसके फ्री एंड के अबाउट में, जैसे कि ये जो एम बाई ई आई डायग्राम है, इस एम बाई ई आई डायग्राम का अगर आप इस पूरे एरिया का जब आप इसके फ्री एंड के अबाउट जब आप मोमेंट निकालते हैं तब आपको क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे एम बाई ई आई डायग्राम का जब आप मोमेंट निकालते हैं फ्री एंड के अबाउट में, तब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट का यानी बी पॉइंट का आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं इसका। तो आपको क्या करना है? जो भी आपका जो एरिया आया था, ठीक है, अब उसका एरिया का आप मोमेंट ले लीजिएगा किसके अबाउट में? फ्री एंड के अबाउट में ले लीजिएगा, या जो भी रेफरेंस लाइन होगा उस रेफरेंस लाइन के अबाउट में ले लीजिएगा। अब बात करते हैं एरिया एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोला। ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी और एरिया कैसे निकालते हैं अलग अलग पैराबोला का। ठीक है, या डिग्री ऑफ कर्व के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं हम लोग एरिया एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोला। किसी भी पैराबोला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एरिया, किसी भी पैराबोला का एरिया कैसे निकालेंगे और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो पैराबोला क्या होता है? कोई भी कर्व होता है। ठीक है, ये एक कर्व हो गया। इस कर्व को क्या कहेंगे? इसको हम लोग पैराबोला कहेंगे। इसको हम लोग क्यूबिक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब कब होगा? जब इसका जब जो डिग्री होगा वो
3 डिग्री का होगा। पैराबोला का कब कहेंगे, जब आपको जब सेकंड डिग्री का रहेगा, ठीक है। जैसे कि y बराबर mx स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये x स्क्वायर के फॉर्म में आगे मूव कर रहा है। क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक जब x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में जाएगा। तो ये आपको होता है पैराबोला और क्यूबिक। तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोलिक कर्व को हम लोग उसकी डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो पैराबोलिक यानी कि कोई भी पैराबोलिक कर्व, कोई भी पैराबोलिक कर्व है, वो उसका डिग्री ऑफ पैराबोला, डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व के हिसाब से डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब अगर आपको यानी कि y बराबर mn स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आप y बराबर mx का पावर n, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx का पावर n। अब ये जिस हिसाब से ये x आगे बढ़ेगा, जिस हिसाब से ये n का वैल्यू चेंज होगा, उस हिसाब से आपका पैराबोला का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसका जो एरिया निकालने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं आगे, y बराबर m x का पावर n, जहां पर n क्या है, डिग्री दिखा रहा है। तो अब सीरियल नंबर 1 2 3, वैल्यू ऑफ n, पहला 2, फिर 3, फिर 4। तो पहला अगर रहेगा आपका 2 रहेगा, यानी कि अगर n का वैल्यू अगर 2 रहेगा, यानी कि y बराबर mx स्क्वायर रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, तब y बराबर जब mx स्क्वायर रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट बाय 1/3। ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया और ये इसका लेंथ हो गया। तो लेंथ इंटू हाइट बाय 3। और इसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, डिस्टेंस ऑफ CG कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम एंड बी एंड से, यानी कि अगर इसको एक मानते हैं कि A, B और C, इसको ABC मानते हैं, एक ट्रायंगल मानते हैं या एक पैराबोला मानते हैं, तो इसका CG का दूरी B दूरी से कितना होगा, यानी कि यहाँ पर जो CG पॉइंट होगा, इस CG पॉइंट का B से दूरी कितना होगा। तो इस CG का B से जो दूरी होगा वो होगा पहले वाले केस में L इंटू 3/4, ठीक है। अब जब n का वैल्यू 3 रहेगा, यानी कि y इज इक्वल टू mx क्यूब रहेगा, यानी कि क्यूबिक डिग्री ऑफ कर्व 3 रहेगा, ठीक है, या क्यूबिक रहेगा, तब आपको क्या होगा, तब होगा L इंटू h इंटू 1/4, ये एरिया के लिए होगा। और डिस्टेंस ऑफ CG कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ CG होगा L इंटू 4/5, ओके। उसके बाद अगर आपको n का वैल्यू 4 रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक रहेगा, तब आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 L इंटू h इंटू 1/5, ये होगा L इंटू 5/6, ठीक है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है एक, कि पहले वाले केस में देखिए कि जब वैल्यू 2 था तब यहाँ पर डिवीजन किससे हुआ, 3 से हुआ, और यहाँ क्या गया, 3/4 गया। अब सेकंड केस में जब डिग्री 1 से बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला में 1 इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए और ऊपर में भी 1 प्लस कर दीजिए, तो देखिए 4/5 आ गया। फिर सिंपल सा भी जब 4 रहेगा तो क्या होगा, 1 इंक्रीज कर दीजिए नीचे में और ऊपर में कितना इंक्रीज कर दीजिए, 2 से इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ भी 2 से इंक्रीज कर दीजिए, 4 माइनस 2 कितना, 2, तो 3 + 2 5, यहाँ पर 3 + 2 5 और 4 + 2 6, ठीक है। सिंपल सा तरीका है याद करने का। अब हम पहला केस देखते हैं मोमेंट एरिया मेथड में सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है।
सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर एक सेंट्रल लोड दिया जाता है, सेंट्रल पॉइंट लोड काम कर रहा है, तब उसका एनालिसिस हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ सेंट्रल लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि एक सेंट्रल लोड लग रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ये इसका एंड ए है, ये इसका एंड बी है, ठीक है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, इसका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो EI है, इसका जो लेंथ है, इसके दोनों सपोर्ट के बीच का जो दूरी है वो मान लीजिए कि L दिया हुआ है। इस पे एक सेंट्रल लोड लग रहा है W, जो कि इसके पॉइंट C पे काम कर रहा है। तब अब हम लोग को इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक सेंट्रल लोड काम कर रहा है। तो इस सेंट्रल लोड के चलते यहाँ पे जो RA आएगा, रिएक्शन एट A इज इक्वल टू कितना होगा, W/2, रिएक्शन एट B कितना होगा, W/2। ये सेक्शन मेथड से अगर आप देखिएगा तो आपको इसका रिएक्शन फोर्स निकाल लीजिएगा तो RA कितना आएगा, W/2, RB कितना आएगा, W/2, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, RA इज इक्वल्स टू RB is equals to W/2. Now bending moment at A due to, अब बेंडिंग मोमेंट A पे कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट A ड्यू टू रिएक्शन एट B। तो B के चलते A पे क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो उसको मान लेते हैं कि ये MA होगा, ठीक है। MA इज इक्वल टू कितना होगा, W/2 इंटू L, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया। अब सिमिलरली देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट A ड्यू टू लोड W। अब लोड W की चलते क्या होगा, लोड W की चलते जो M पे मोमेंट आएगा वो क्या होगा, इसको MA1 बोल देते हैं, इसको MA2 बोल देते हैं। तो MA2 कितना हो जाएगा, MA2 होगा माइनस W इंटू L/2, ठीक है, माइनस W L/2। नाउ अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो अब अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह का होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको ऊपर बना देते हैं, सॉरी, तो जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये रेफरेंस लाइन है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कितना हो गया WL/2, ये पॉजिटिव है। अब ये निगेटिव कितना है, ये नेगेटिव है WL/2, ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऊपर बन गया, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे बन गया। ये क्या था, ये था MA1, ये क्या था MA2, ठीक है। ये दो चीज आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको स्लोप निकालने के लिए एक पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे स्लोप निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लेंगे सी से लेके बी तक का बीच में, ठीक है। सी से लेके बी तक के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से लेके बी तक के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। किस चीज के लिए, स्लोप एट बी निकालने के लिए। तो
Now in order to find the slope at B, स्लोप एट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, let us consider the bending moment diagram between C and B. C और B के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो अब एरिया कितना हो जाएगा दोनों के बीच के, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके बीच में, फ्रॉम C से लेके B के बीच का एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तो C से लेके B के बीच का एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हो जाएगा, WL/2 है, तो WL/2 इंटू हाफ, देखिए सीधा स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा, जो यहाँ पर होगा उसका यहाँ पर हाफ वैल्यू हो जाएगा, तो WL/2, ये दूरी कितना है, ये L/2 दूरी है, L/2 यानी कि हाफ इंटू L/2 इंटू WL/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WL² बाय 2 2 4 4 416 WL² बाय 16, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये कितना हुआ, एरिया कितना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, WL² बाय 16। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा बी से, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा कितना दूरी पे, L/2 का 2/3 पे। अगर ट्रायंगल का आप बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पे लाई करता है, H/3 पे बेस से, और ऊपर से कितना होता है 2H/3। तो सेम चीज यहाँ पर L/2 है तो L/2 का 2/3 ऊपर वाले के लिए। तो अब इसका हम लोग निकाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम B। तो आप देख रहे थे कि जो डायग्राम था, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A था, ये था WL/2, ये पॉजिटिव था, यहाँ था WL/2, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट कितना है L/2 है, L/2। अब इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा, 2/3 ऑफ L/2 पे लाई करेगा, ठीक है। तो जो x बार होगा वो कितना होगा, 2/3 ऑफ L/2 यानी कि L/3 पे लाई करेगा। तो देयरफॉर, तो अब IB कितना होगा, स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा एरिया बाय EI। तो एरिया बाय EI कितना आया, तो आपका यहाँ पर एरिया आया था कितना, WL² बाय 16। तो यानी कि WL² बाय 16 डिवाइडेड बाय EI, यानी कि WL² बाय 16 EI। ये आ गया आपका क्या, ये आया IB। सिमेट्री से क्या होगा, बाय सिमेट्री IA इज इक्वल टू कितना होगा, बाय सिमेट्री IA इज इक्वल टू हो जाएगा सेम WL² बाय 16 EI। सेम सिमेट्री से जैसे रिएक्शन का हुआ था, WL² बाय 16 EI। WL² बाय 16 EI। अब हम बात कर लेते हैं YC पे, यानी कि डिफ्लेक्शन XC। YC कितना होगा, YC होगा आपको एरिया, ठीक है, जैसे कि A बाई EI
मैंने बताया था कि मोमेंट बाय बेंडिंग मोमेंट बाय EI यानी कि M बाय EI डायग्राम लेंगे और उसका ले लेंगे क्या चीज, उसका ले लेंगे मोमेंट ले लेंगे किसके अबाउट में, उसके सेंट्रॉइड के अबाउट में, सेंट्रॉइड से ले लेंगे दूरी उसके फ्री एंड से। तो यहाँ पर मोमेंट कितना था, एरिया कितना आ गया, यहाँ पर एरिया आ गया WL² बाय 16 EI और सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितना है B से, ये B जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तो पॉइंट B है, इस पॉइंट B से सेंट्रॉइडल दूरी कितना है, ये सेंट्रॉइडल दूरी है आपका L/3। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख दीजिए, यानी कितना आएगा 16 का 16, 16 3 32, 16 3 48। ठीक है, WL³ बाय 48 EI, ये क्या आया WL² बाय 48 EI आया आपको डिफ्लेक्शन। Therefore YC is equals to WL³ by 48 EI, ये आया YC। और स्लोप कितना आया, स्लोप आया IA is equals to IB is equals to कितना WL² by 16 EI। ठीक है, आज की क्लास में अभी यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि मोमेंट एरिया मेथड का हम लोग फर्दर देखेंगे। थैंक यू।